गुड इवनिंग माय स्टूडेंट्स। आज आपकी और हमारी पहली क्लास है जब हम लोग साथ में बैठ के क्लास 11th की काउंटिंग पे डिस्कस करेंगे। आज हम आपको अकाउंटिंग के कुछ बेसिक टर्म्स डिस्कस करेंगे। इन अकाउंटिंग की बेसिक टर्म्स डिस्कस करने से पहले मैं चाहता हूँ अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट आया कैसे, इसके बारे में मैं आपको कुछ आइडिया देना चाहता हूँ। हम आप अपने घर में हमेशा देखते हैं कि घर में जो जॉब करते हैं, मान लीजिए कि मेरे पापा जॉब करते हैं, तो मैंने देखा कि मेरे पापा जब भी सैलरी लेके आते थे तो लाके मम्मी के हाथ में दे देते थे। जैसे ही मम्मी को सैलरी का पैसे मिलते थे, मम्मी पहला काम करती थी, एक डायरी निकालती थी। उस डायरी के अंदर में जितने पैसे उसने रिसीव किए वो पैसे की एंट्री कर दिया करती थी, और जितने भी खर्चे करती थी उसको दूसरे साइड में लिख देती थी। जैसे किराने वाले का पेमेंट करना है, दूध वाले का पेमेंट करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट करना है, टेलीफोन चार्जेस पे करना है, ट्यूशन फी पे करना है, स्कूल का फी पे करना हो, मेडिकल कोई बकाया है तो उसको पे करना हो, अगर हमने कोई सामान ईएमआई पे लिया, इंस्टॉलमेंट पे लिया है तो उसका मंथली इंस्टॉलमेंट पे करना, जिसको ईएमआई कहते हैं हम लोग, ईजी मंथली इंस्टॉलमेंट, उसका पेमेंट करना हो, वो सारा काम मम्मी करती थी और एक साइड में उसको लिख लेती थी। और हम देखते थे कि लास्ट में कुछ पैसे मम्मी उसमें भी बचा लेती थी, जो कहती थी कि ये पैसे जो है विपत्ति में काम आएंगे, डिफिकल्टीज में काम आएंगे। उस समय ना तो हम लोग जानते थे ना हम जानते थे कि मम्मी भी ये जानती है कि वो कर क्या रही है। एक्चुअली वहीं से अकाउंटिंग स्टार्ट होती है, और ये सिस्टम हमारे यहाँ अपने देश में हजारों साल से चला आ रहा है। और यही अकाउंटिंग सिस्टम जो है, यही अकाउंटिंग सिस्टम कहलाता है। लेकिन घर के जो अकाउंटिंग सिस्टम थे वो हाउस लेडी करती थी अपने हिसाब से। उसके लिए कोई प्रिस्क्राइब रूल नहीं होता था कि आपको कैसे अकाउंटिंग करना है। तो मम्मी को जैसे अच्छा लगता था, हाउसवाइफ को जैसे अच्छा लगता था, वो उस हिसाब से अकाउंटिंग कर दिया करती थी। लेकिन ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, बिजनेस इंटरप्राइजेज, इनको भी अकाउंटिंग करनी पड़ती है। ये क्यों अकाउंटिंग करते हैं? ये जानने के लिए कि पूरे साल काम करने के बाद हमारे पास क्या प्रॉफिट हुआ या क्या लॉस हुआ, साल के अंत में हमारा इकोनॉमिक कंडीशन क्या है। इसको जानने के लिए ट्रेडर भी अपने बिजनेस की अकाउंटिंग करते हैं, जिस अकाउंटिंग को हम बोलते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और आप देखेंगे छोटा से छोटा ट्रेडर हो या बड़ा से बड़ा ट्रेडर हो, सबको कंपलसरी अकाउंटिंग अब मेंटेन करनी पड़ती है। और ये अपनी जरूरत के लिए भी किया जाता है, और ये लीगल रिक्वायरमेंट भी हो गई है कि एवरी बिजनेस इंटरप्राइजेज हैज टू मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब सवाल उठता है, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन होगा कैसे? तो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने के लिए इसके लिए रूल्स बने हुए हैं। हम उन रूल्स को पढ़ते हैं और रूल्स के आधार पे फिर अकाउंटिंग करते हैं। अकाउंटिंग प्रोसेस में हम लोग कई स्टेप्स लेते हैं। पहले हम जानते हैं कि अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी क्या क्या यूज होती है, इसको बोलते हैं बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। ये हम जानने की कोशिश करते हैं कि बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है। आइए हम लोग उसी पे थोड़ा डिस्कशन करते हैं आज। उसके बाद जो है फिर हम आगे बढ़ेंगे तो बताएंगे कि रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग टर्म्स डिस्कस करते हैं। बेसिक टर्मिनोलॉजी पे आके सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं अकाउंटिंग ईयर। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे ईयर का मतलब क्या होता है। ईयर का मतलब होता है 1 ईयर, एक साल। ये एक साल का मतलब होता है पीरियड ऑफ 365 डेज और 1 ईयर। या तो हम बोलेंगे 365 दिन या 12 मंथ बोलते हैं, और लीप ईयर में 365 डेज की जगह हम लोग 366 डेज यूज करते हैं। तो ये आपको ईयर का मतलब समझना है। अब हम लोग आएंगे अकाउंटिंग ईयर क्या होता है।
अकाउंटिंग ईयर का मतलब सबसे पहले ये समझिए कि बिजनेस इंटरप्राइजेज, एवरी बिजनेस इंटरप्राइजेज को अपना बुक्स ऑफ अकाउंट 1 ईयर बेसिस पे मेंटेन करना पड़ता है। किस बेसिस पे? 1 ईयर बेसिस पे। इसलिए उस अकाउंटिंग ईयर को हम बोलते हैं, उस ईयर को बोलते हैं अकाउंटिंग ईयर। इसलिए जब इसको डिफाइन करते हैं तो हम बोलते हैं अकाउंटिंग ईयर इज ए पीरियड ऑफ 1 ईयर फॉर ईच एंड एवरी बिजनेस इंटरप्राइजेज। तो यही आपका होता है 1 ईयर बेसिस पे जब आप अकाउंट मेंटेन करते हो तो बेटा उसी को हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग ईयर। अब आगे थोड़ा बढ़ के हम समझेंगे ये अकाउंटिंग ईयर जो होता है थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। अकाउंटिंग ईयर को हम दो पार्ट में बांट के स्टडी करते हैं, एक को बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर और दूसरे को बोलते हैं कैलेंडर ईयर। 1991 से पहले, 1991 से पहले इंडिया के अंदर में फाइनेंशियल ईयर और कैलेंडर ईयर दोनों यूज होता था अकाउंटिंग पर्पस के लिए। लेकिन मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर बने, उन्होंने आके एक रूल डेवलप किया। उन्होंने कहा कि अब जितने भी बिजनेस इंटरप्राइजेज हैं सबको अपना अकाउंट फाइनेंशियल ईयर के आधार पे ही मेंटेन करना पड़ेगा। इसलिए हम आपको आज बताएंगे कैलेंडर ईयर क्या होता है और अकाउंटिंग ईयर क्या होता है। कैलेंडर ईयर का मतलब होता है 1 ईयर। ईयर है तो 1 ईयर ही होगा। ये ऑलवेज स्टार्ट होता है वेरी फर्स्ट डे ऑफ जनवरी ऑफ ईच ईयर, वेरी फर्स्ट डे ऑफ जनवरी ऑफ ईच ईयर, और ये क्लोज कब होता है? 31 दिसंबर ऑफ द सेम ईयर। तो देखिए जनवरी से दिसंबर, 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर का जो होता है ये 1 ईयर जो कहलाता है कैलेंडर ईयर। और हमारा अकाउंटिंग ईयर अगर हम जनवरी दिसंबर के आधार पे बनाते हैं तो हम बोलते हैं माय अकाउंटिंग ईयर इज कैलेंडर ईयर, क्या बोलते हैं? माय कैलेंडर ईयर इज ही अकाउंटिंग ईयर। जो कैलेंडर ईयर है वही हमारा अकाउंटिंग ईयर है, और जो अकाउंटिंग ईयर है हम कैलेंडर ईयर के आधार पे मेंटेन करते हैं तो उसको कैलेंडर ईयर भी बोलते हैं। लेकिन अभी कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है। विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 1991, 1991 से सारे बिजनेस इंटरप्राइजेज को फाइनेंशियल ईयर के आधार पे अपना बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। और फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है ये ऑलवेज स्टार्ट होता है, कब स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल। ये ऑलवेज स्टार्ट होता है 1 अप्रैल ऑफ एवरी ईयर एंड एंड्स ऑन 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर। ये स्टार्ट आपका होगा 1 अप्रैल को, हर साल के 1 अप्रैल को स्टार्ट होगा, जिसको बोलते हैं 1 अप्रैल ऑफ करेंट ईयर। और ये समाप्त कब होगा? नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च को, इसे बोलते हैं एंड्स ऑन 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर। वो देखिए मैंने आपको प्रेजेंटेशन के द्वारा बता रखा है। स्टार्टिंग देखिए अप्रैल 1 है, एंडिंग का डेट देखिए मार्च 31 ऑफ द नेक्स्ट ईयर। ये आपको ध्यान रखना है, यही आपका फाइनेंशियल ईयर कहलाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सारे बिजनेस इंटरप्राइजेज इंडिया में फाइनेंशियल ईयर के आधार पे ही अपना बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं, इसलिए हम बोलते हैं एवरी अकाउंटिंग ईयर इज फाइनेंशियल ईयर। जो भी अकाउंटिंग ईयर होता है वो सब फाइनेंशियल ईयर ही होते हैं। अभी का ये कॉन्सेप्ट है। कैलेंडर ईयर का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, उसको एक बार रिपीट कर देता हूँ। हम कहते हैं पीरियड ऑफ 1 ईयर, मतलब पहले का ईयर है तो 1 ईयर ही होगा। कब स्टार्ट होता है? 1 जनवरी, और एंड कब होता है? ऑन द 31 दिसंबर ऑफ द सेम ईयर। जिस जनवरी 1 जिस ईयर में स्टार्ट होता है उसी ईयर के 31 दिसंबर में वो अकाउंट आके क्लोज हो जाता है। और आप देखिए 1 जनवरी से 31 मार्च 12 मंथ का होता है। और कितने डेज का होता है? आइदर 365 डेज इन द नॉर्मल ईयर में और 366 डेज होता है लीप ईयर में। और लीप ईयर तो आप जानते हैं, जो भी ईयर 4 से डिवाइड हो जाए हम उसको लीप ईयर बोलते हैं। जैसे 2004 से डिवाइड होगा तो 2000 आपका लीप ईयर है। 2004 को आप 4 से डिवाइड कीजिए तो वो आपका जो है डिवाइड हो जाता है तो लीप ईयर है। लेकिन 2002 को 4 से डिवाइड करने पे डिवाइड नहीं होता, फ्रैक्शन में आता है, तो वो आपका नॉर्मल ईयर होता है
वो 365 डेज का होता है। ये आपने स्कूल में भी आपको पढ़ाया गया होगा, आप इसको जानते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको हम बताएंगे अकाउंटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स होता है कैपिटल। अब सवाल उठता है कैपिटल को समझने के लिए मैं आपको एक सिंपल सा छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति एक छोटी सी किराने की दुकान जनरल स्टोर खोलना चाहता है, तो वो कैसे स्टार्ट करेगा? जनरल स्टोर खोलने के लिए उसको पैसे की जरूरत होती है। क्यों जरूरत है पैसे की? उसको प्लेस हायर करना पड़ेगा। अगर हायर करेगा तो जो लैंडलॉर्ड है उसको सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है, 1 महीने का एडवांस रेंट देना पड़ता है, फिर कुछ बेसिक फर्नीचर बनाने पड़ते हैं, फिर जो जिसका ट्रेड करना है वो गुड्स परचेज करके लाके स्टॉक के रूप में रखना पड़ता है, फिर कुछ बिजली का काम करवाना पड़ता है, 1-2 स्टाफ बहाल करने पड़ते हैं। तो इन सारे कामों के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। तो जितने पैसे से आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसी को हम बोलते हैं कैपिटल। जितने पैसे से आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं हम उसी को बोलते हैं कैपिटल। इसलिए इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से हम डिफाइन करते हैं, द मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर। ओनर मतलब व्यापार का मालिक। इन हिज ओन बिजनेस, अपने व्यापार को स्टार्ट करने के लिए व्यापार का मालिक जो भी मनी इन द फॉर्म ऑफ कैश एंड काइंड्स इन्वेस्ट करता हो परमानेंट पर्पस के लिए, तो वैसे इन्वेस्टमेंट को हम लोग कैपिटल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं परमानेंट? कि उतने पैसे के बिना आप अपने व्यापार को स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं, तो उतना पैसा तो आपको हमेशा के लिए लगा के बिजनेस में रखना है, दैट इज परमानेंट इन नेचर। वैसे इन्वेस्टमेंट को हम कैपिटल बोलते हैं। तो कैपिटल ऑलवेज लगाने वाला बिजनेस का ओनर होता है, जो अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है टू स्टार्ट हिज बिजनेस। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब सवाल उठता है कि जब आपने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया और आप अपने बिजनेस को सिस्टमेटिक तरीके से चला रहे हैं, अब अचानक घर का कोई मेंबर आपके पास आएगा और बोलेगा भैया, या कोई बोले अंकल हमको 200 रुपया दीजिए ना घर के काम के लिए, मम्मी ने कुछ सामान लाने के लिए कहा है, मम्मी ने कहा जाओ भैया से मांग लेना या अंकल से मांग लेना। तो आप क्या करते हो? आप नहीं बोलते हो कि नहीं हम पैसे नहीं देंगे, आप बोलते हो अच्छा कोई बात नहीं है, मम्मी ने कहा ना है, झूठ नहीं ना बोल रहा, नहीं कितने रुपए बोले 200, ये निकाल के आप बेटा ले जाओ 200। अब सवाल ये उठता है जो पैसे आपने निकाल के अपने घर की जरूरत के लिए आपने दिया वो क्या कहलाता है? उसको सिंपल भाषा में हम बोलते हैं ड्राइंग्स। क्या बोलेंगे? ड्राइंग्स बोलेंगे। इसको डिफाइन अब कैसे करेंगे? द अमाउंट एक्चुअली विड्रॉन बाय ओनर फ्रॉम हिज ओन बिजनेस इन कैश और काइंड्स। कैश में निकाल के दे देते हैं, कई बार सामान मांग के ले जाता है कि भैया फलना सामान मम्मी को जरूरत है, आप निकाल के दे दीजिए, तो आप दे देते हैं, ठीक बेटा ले जाओ घर के काम के लिए चाहिए ले जाओ। तो हम बोलते हैं द अमाउंट इज विड्रॉन बाय ओनर फ्रॉम हिज ओन बिजनेस इन कैश और काइंड्स फॉर हिज पर्सनल यूज। इंपॉर्टेंट क्या है? पर्सनल यूज के लिए होना चाहिए, पर्सनल पर्पस के लिए होना चाहिए। तो वैसे अमाउंट को अकाउंट में ड्राइंग्स के रूप में रिपोर्टिंग करते हैं। ड्राइंग्स का मतलब है कि हम समझ जाते हैं अच्छा अपने बिजनेस से या तो हमने कैश या गुड्स निकाल के अपने घर वाले को दिया है घर की जरूरत के लिए, तो वो बुक्स के अंदर में ड्राइंग्स के रूप में रिकॉर्डेड हुआ है। मुझे लगता है इसको समझने में आप लोगों को किसी को कोई दिक्कत नहीं आई, आप इसको समझ गए होंगे। और ये प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा ही होता है, और अकाउंटिंग में हम उसको ड्राइंग्स के रूप में ही लिखते हैं। जब आप अकाउंट बनाएंगे तो ये सारे टर्म्स आपको यूज करने पड़ेंगे, तब आपको यूज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी जब इसके डिफिनीशन को आप प्रॉपर तरीके से समझ लेते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं, बिजनेस करते क्यों है? आप पूछिए अपने आप से कि भाई बिजनेस कोई भी व्यापारी कोई भी ट्रेडर बिजनेस करता क्यों?
तो बिजनेस का सोल ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट। आप किसी से पूछ लो भैया बिजनेस क्यों करते हो, वो नहीं बोलेगा सेवा करने के लिए, सोशल सर्विस करने के लिए करते हैं। बड़ा सिंपल बात है, प्रॉफिट कमाने के लिए हमने अपना व्यापार स्टार्ट किया है। तो अब आपको समझना है कि ये प्रॉफिट क्या होता है। तो इसको हम सिंपल तरीके से बताते हैं। जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम बिजनेस में मनी इन्वेस्ट करते हैं, तो साल के अंत में हम अपने अकाउंट को क्लोज करके ये देखते हैं कि उसमें हमको सरप्लस आया है या डेफिसिट आया है। अगर बिजनेस में अगर हमको सरप्लस हुआ है, सरप्लस का मतलब है जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया वो इन्वेस्टमेंट से ज्यादा आपको रिटर्न आ गया है, उसी सरप्लस मनी को अकाउंटिंग की भाषा में प्रॉफिट्स बोला जाता है। क्या बोलेंगे? प्रॉफिट्स। व्यापार में जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट करने के बाद साल के अंत में आप देखते हैं, क्योंकि हम तो अकाउंट क्लोज करते हैं साल के अंत में, तब क्या देखते हैं कि व्यापार में सरप्लस हुआ या डेफिसिट। हम देखते हैं कि नहीं, हमारा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ गया है, इन्वेस्टमेंट बढ़ गया है। 1 लाख रुपया लगाए थे कैपिटल के रूप में, अब ये बढ़ के 1,20,000 रुपया हो गया है, ये 20,000 सरप्लस है, ये प्रॉफिट कहलाता है। लेकिन कई बार व्यापार करने में मोटिव प्रॉफिट होता है कि प्रॉफिट कमावे, लेकिन कभी कभी दुर्भाग्य से आप बिजनेस का रॉन्ग सिलेक्शन हो जाता है। दूसरी बात बताता हूँ, कभी कभी ऐसी घटना या दुर्घटना हो जाती है जिससे आपके सारे कैलकुलेशन फेल हो जाते हैं। जैसे अभी कोविड के समय में आप देखेंगे बहुत सारे बिजनेसमैन का बिजनेस बंद है। जब बिजनेस बंद रहता है, किराया चालू है, स्टाफ की सैलरी चालू है, बिजली का बिल चालू है, टेलीफोन बिल चालू है, तो ये सारे खर्चे चलते रहते हैं। जो रेगुलर बेसिस पे खर्चे होते हैं उनको हम बोलते हैं रिकरिंग एक्सपेंसेस। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास सरप्लस होने का तो सवाल उठता नहीं है, बल्कि मेरा कैपिटल रिड्यूस हो जाता है। अब ऐसी सिचुएशंस को हम बोलते हैं लॉस। क्या बोलेंगे? लॉस या लॉसेस हुआ हमारे बिजनेस में। तो प्रॉफिट जब सरप्लस हो तो प्रॉफिट्स कहलाएगा, और जब आपको डेफिसिट हो जाए तो हम उसको सिंपल भाषा में लॉस बोलते हैं या लॉसेस बोलते हैं। ये हमारा जो है तीसरा टर्म्स था, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हर बिजनेसमैन का मोटिव यही होता है कि हम प्रॉफिट बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा कर सकें। अब नेक्स्ट एक टर्म है इनकम। बड़ा कंफ्यूज लोग होते हैं इनकम के बारे में, तो मैं बड़ा सिंपल तरीके से बताता हूँ इनकम क्या है। आप देखिएगा, आपके घर के बगल में कोई डॉक्टर है, उनकी यहाँ भीड़ लगी रहती है पेशेंट्स की, और देखते हैं कि जब उसने अपना अपना क्लिनिक स्टार्ट किया था तो 1 रूम का था। 3-4 साल में आप देखते हैं कि उसकी बिल्डिंग बन के तैयार हो जाती है। तब आपके और हमारे मुंह से बरबस ये निकल जाता है, पता नहीं डॉक्टर साहब की इतनी इनकम है कि 2-3 साल में ही 4 तल्ले की बिल्डिंग बना ली। आप कभी ये नहीं बोलते हैं कि डॉक्टर साहब का बहुत प्रॉफिट है कि 3-4 साल में ही इतनी ऊंची बिल्डिंग बना ली। तो आपको समझना पड़ेगा कि डॉक्टर्स के लिए हम प्रॉफिट वर्ड को क्यों नहीं यूज किए, हमने इनकम यूज किया। यही आपको समझना है, और यही इनकम का डिफिनेशन है। सर्विस प्रोवाइड करने के कारण, ध्यान रखिएगा, जहां भी आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं, सर्विस देने के कारण जो कुछ भी अमाउंट आप रिसीव करते हैं वो इनकम कहलाता है। याद रखिएगा, सर्विस देने के कारण whatever the amount you have received on account of rendering of services are known as incomes। इसलिए डॉक्टर्स को आप जो कंसल्टेंसी फी देते हैं वो इनकम है, टीचर को जो ट्यूशन फी देते हैं वो टीचर का इनकम है, एडवोकेट को जो लीगल फी देते हैं वो उसका इनकम है, बार्बर के पास जाते हैं बाल कटवाते हैं उनको जो पैसा देते हैं वो उनका इनकम है, क्योंकि वो सर्विस आपको प्रोवाइड करते हैं, वो आपको कुछ बेचते नहीं। मैं आपको कुछ बेचता नहीं हूँ, एजुकेशन की सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। डॉक्टर आपको क्या होता है? मेडिकल सर्विस प्रोवाइड करता है। एडवोकेट आपको लीगल सर्विस प्रोवाइड करता है। इसलिए उस सर्विस के बदले में जो भी अमाउंट आप पे करते हैं उस अमाउंट को इनकम के नाम से जाना जाता है, और उसी को हम बोलते हैं अकाउंटिंग की भाषा में। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट टर्म्स है प्लास्टिक मनी।
लोग इसके बारे में बहुत कम डिस्कस करते हैं, जबकि आज के समय में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आपका प्लास्टिक मनी का ही हुआ है। प्लास्टिक मनी क्या है ये समझना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मनी। कल बताता हूँ। पेपर मनी, जो नोट के रूप में हमारे पास 10, 20, 50, 100, 500 और 2000, वो हमारा जो है पेपर मनी है। क्वाइन के फॉर्म में जो हमारे पास है उसको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं बताइए तो, क्या बोलते हैं उसको? हम प्लास्टिक मनी नहीं बोलते हैं, मेटेलिक, मेटल से बना हुआ है तो क्वाइन को मेटेलिक मनी बोलते हैं। और तीसरा हमारा है प्लास्टिक मनी। ये लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है, ये लास्ट 20 ईयर्स में, 30 ईयर्स में आया है और पॉपुलर हो गया है। प्लास्टिक मनी का मतलब होता है द मनी इन द फॉर्म ऑफ प्लास्टिक मटीरियल। जो प्लास्टिक मटीरियल से बनाया गया जिस मनी को, हम उसको बोलते हैं प्लास्टिक मनी। इसके अंदर में आते हैं मेनली 2 आते हैं, डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। आपने देखा ना, आपको मैंने फोटो में भी दिखा रहे हैं कि किससे बना होता है। प्लास्टिक का बना हुआ जो कार्ड होता है उस कार्ड को ही हम बोलते हैं प्लास्टिक मनी। एक डेबिट कार्ड के नाम से जानते हैं, दूसरे को क्रेडिट कार्ड के नाम से जानते हैं। अब तो ट्रेवलिंग कार्ड भी आ गया है, गिफ्ट कार्ड भी आ गया है। अब देयर आर सो मेनी कार्ड्स, लेकिन 2 पॉपुलर कार्ड्स हैं, डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड, जो आपको बहुत लंबे समय तक जो है काउंटिंग में काम आएंगे और इसका नॉलेज होना चाहिए। और आपको ये भी डिफरेंस समझना पड़ेगा कि प्लास्टिक कार्ड में डेबिट कार्ड क्या है और क्रेडिट कार्ड क्या है, ये आपको जानना पड़ेगा। अगर ये आप नहीं जानेंगे तब आपको बड़ी परेशानी हो जाएगी। एटीएम कार्ड का नाम तो सब जानते हैं। कैसे जानते हैं? क्योंकि जो है आजकल हर बच्चों का तो 14 ईयर्स के बड़े से या ऊपर के हो जाते हैं तो सबका बैंक में अकाउंट खुल जाता है। अब बैंक वाले क्या करते हैं, उनको एटीएम कार्ड दे देते हैं। एटीएम कार्ड और एटीएम का मतलब ऑल टाइम मनी नहीं होता है, एनी टाइम मनी नहीं होता है। तो एटीएम का मतलब क्या होता है, या आप मुझे सोच के बताएंगे। कुछ चीजें मैं आपके भी छोड़ देता हूँ जो आपके साथ मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा कि एटीएम का मतलब क्या होता है। अब देखिए, एटीएम कार्ड आपको मिलता है तो आप क्या करते हैं, जब भी आपको पैसे निकालने होते हैं तो आपके मम्मी पापा बोलते हैं बेटा तुमको तो हमने एटीएम कार्ड दे रखा है, उससे जब तुमको जरूरत हो 100, 200, 500 रुपया आप निकालिए। तो अब क्या हो गया है, अब एटीएम कार्ड जो है ये आउटडेटेड कॉन्सेप्ट हो गया है। अब उसको रिप्लेस कर दिया गया है डेबिट कार्ड से। तब डेबिट कार्ड क्या है इसको समझिए। जब आपके बैंक अकाउंट में पैसा जमा रहता है जिसको बोलते हैं डेबिट रहता है, लेकिन ध्यान रखिएगा, जब आपके अकाउंट में आपका पैसा जमा है, डिपॉजिट है, उसी को डेबिट वर्ड से यूज किया जाता है काउंटिंग में। जब अमाउंट डेबिट रहता है, डिपॉजिट को बोलते हैं, जब डेबिट रहता है तब बैंक आपको ये ऑथोरिटी देता है, अधिकार देता है कि आप उस प्लास्टिक कार्ड के थ्रू आप पैसे निकाल सकते हो एटीएम में जाके भी, और आप चाहें तो कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज का पेमेंट भी उस कार्ड के द्वारा कर सकते हैं। तो वैसे कार्ड को हम बोलते हैं डेबिट कार्ड। फिर मैं रिपीट करता हूँ, डेबिट कार्ड का करेक्टर क्या है, जब आपके अकाउंट में सफिशिएंट अमाउंट डिपॉजिट हो, आपके बैंक अकाउंट में सफिशिएंट अमाउंट डिपॉजिट हो, तब आपको ये राइट बनता है उस कार्ड के थ्रू आप कैश भी विड्रॉ कर सकते हो और गुड्स एंड सर्विसेज का पेमेंट भी कर सकते हो। आप जानती हैं स्वैप मशीन आती है, आपको कहता है कार्ड को आप स्वैप कीजिए, अपना पिन नंबर डालिए और आपके बैंक अकाउंट से पैसा कट जाता है। और जिससे आपने गुड्स एंड सर्विस लिया है उसके अकाउंट में, उसके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाता है। यही आपका डेबिट कार्ड कहलाता है। अब हम लोग आएंगे क्रेडिट कार्ड पे। तो ये क्रेडिट कार्ड क्या है, अब देखिए डिफरेंस क्या है। क्रेडिट कार्ड बैंकर जनरल कस्टमर को नहीं देता है। जिनका बैंक में अकाउंट होता है उनके बिजनेस ट्रांजैक्शंस को देख के, उसको डिपॉजिट को देख के बैंक ये एक असेसमेंट करता है कि ये हमारा कस्टमर पोटेंशियल कस्टमर है और इसके यहाँ अगर इनको हम कुछ पैसे ज्यादा दे दें निकालने के लिए तो हमारे पैसे में कोई परेशानी नहीं आएगी, ये अच्छा कस्टमर है, पैसे को रिफंड कर देगा, रिटर्न कर देगा। तो उस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए बैंकर अपने अच्छे कस्टमर को अप्रोच करता है और कहता है भाई साहब आपसे हम मिलने के लिए आए हैं, या आपसे हम
2 मिनट बात करना चाहते हैं, अगर आप बोलिए तो मैं आपसे कुछ बात कर सकूं। और आप बोलते हैं कीजिए, कोई बात नहीं है, बताइए क्या बात है। कहता सर हम चाहते हैं आपको कुछ हेल्प करना। तो हम पूछते हैं क्या हेल्प करना चाहते हो भाई, बताओ मुझे। बोला हम चाहते हैं सर आपको क्रेडिट कार्ड दे दें। तो हम पूछते हैं भाई ये क्रेडिट कार्ड क्या होता है, ये क्रेडिट कार्ड क्या होता है और ये क्रेडिट कार्ड आप मुझे क्यों देना चाहते हैं। तो सर ऐसा है कि आप बाहर जाते हैं, कई बार आप मार्केटिंग करने जाते हैं और कई बार आप पैसे पॉकेट में कम ले जाते हैं, या फिर बिना पैसे के चले गए और कोई सामान परचेज करने का आपका मन हो गया और आप जानते हैं कि आपके बैंक अकाउंट में पैसे सफिशिएंट नहीं है, तो आप डेबिट कार्ड को तो यूज नहीं कर पाएंगे। तो वैसी कंडीशन में कई बार आपको उदास होना पड़ता है, मन महसूस के लौट जाना पड़ता है। हम चाहते नहीं हैं कि आपको ऐसी कोई दिक्कत आए, इसी के लिए हम आपको क्रेडिट कार्ड देना चाहते हैं। तो उसको हम समझाते कैसे हैं, वो हम लोग को समझाते कैसे हैं, सर आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, आपको 1 लाख रुपए लिमिट का हम क्रेडिट कार्ड दे देते हैं। आप क्या करेंगे, जहां भी चाहें 1 लाख रुपया तक नगद निकाल सकते हैं या फिर 1 लाख रुपए तक का सामान परचेज कर सकते हैं इस कार्ड के थ्रू। इसके लिए आपके बैंक अकाउंट में पैसे का होना कोई जरूरी नहीं है। हम आपको ऐसा कार्ड इशू कर देंगे जिसमें बैंकर आपको ऑथराइज कर देगी कि एक सर्टेन लिमिट तक आप कैश भी विड्रॉ कर सकते हैं या कोई गुड्स एंड सर्विसेज आप लेते हैं तो उसका पेमेंट भी कर सकते हैं। बैंक के क्रेडिट पे आपको अपने क्रेडिट को लगाने की जरूरत ही नहीं है। अब बैंक के क्रेडिट पे अप टू ए सर्टेन लिमिट, एक लिमिट रहेगा, वो 50,000 हो सकता है, 1 लाख हो सकता है, 5 लाख हो सकता है, 1 करोड़ हो सकता है, 10 करोड़ हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द स्टेटस ऑफ द कस्टमर, रेपुटेशन ऑफ कस्टमर। तो बैंक आपको ऐसा प्लास्टिक कार्ड दे देता है जहां पे आपको ये ऑथोरिटी होती है, ये आपका अधिकार होता है कि बिना बैंक के डिपॉजिट के भी आप सर्टेन लिमिट तक अमाउंट यूटिलाइज कर सकते हैं, कैश विड्रॉ करके या गुड्स एंड सर्विसेज का पेमेंट करके। तो वैसे प्लास्टिक कार्ड को हम बोलते हैं क्रेडिट कार्ड। इसमें होता क्या है, जब आप परचेज कर लेते हैं, पेमेंट कर लेते हैं, तो बैंक का इंटीमेशन आपके पास आ जाता है और उसमें नॉर्मली 14 डेज का पीरियड होता है कि 14 डेज में आपने जितना पैसा यूज किया है उतना बैंक में डिपॉजिट कर दीजिए। आपको किसी तरह का कोई चार्जेज नहीं लगेगा, कोई नुकसान नहीं होगा और आपका काम भी चल जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं क्रेडिट कार्ड, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट टर्म्स हम आपके साथ जो डिस्कस करेंगे वो है फिक्स्ड एसेट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बीइंग ए ट्रेडर, एज ए बिजनेसमैन, मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए हमारा अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट है। जब कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट हमने किया तो हमने क्या किया, टेबल, कुर्सी, व्हाइट बोर्ड, एयर कंडीशन, ये सारी चीजों की जरूरत थी ना, साइन बोर्ड, ये सारी चीजें हमने क्या की, परचेज की। बोला एक बार इसमें पैसा लगा देंगे तो लंबे समय तक फिर कोई टेंशन नहीं रहेगा, आराम से 2, 4, 5, 10 साल तक हमको टेबल कुर्सी की दिक्कत नहीं होगी, एयर कंडीशन लग गया एसी की दिक्कत नहीं होगी, व्हाइट बोर्ड लग गया व्हाइट बोर्ड की दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट को हम बोलते हैं फिक्स्ड एसेट्स। मतलब दोज एसेट्स विच आर परचेज और एक्वायर्ड बाय बिजनेस इंटरप्राइजेज फॉर द लॉन्ग टर्म यूज इन द बिजनेस। लॉन्ग टर्म यूज इन द बिजनेस, और लॉन्ग टर्म का मतलब होता है एटलीस्ट मोर देन 1 ईयर, कम से कम 1 साल से ज्यादा के समय के लिए यूज करने के लिए अगर किसी एसेट्स को मैंने परचेज किया हो या कहीं से एक्वायर्ड किया हो तो वैसे एसेट्स को हम बोलते हैं फिक्स एसेट्स। देखिए हमने लिखा, एग्जांपल भी दिया है फिक्स एसेट्स में कि इसके अंदर में देयर आर 4 टाइप ऑफ फिक्स्ड एसेट्स: टेंजेबल फिक्स एसेट्स, इंटेंजेबल फिक्स एसेट्स, मूवेबल फिक्स एसेट्स एंड इमूवेबल फिक्स एसेट्स। आइए हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि टेंजेबल फिक्स एसेट्स क्या होता है, इंटेंजेबल फिक्स एसेट्स क्या होता है। टेंजेबल का मतलब ही होता है जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जिसको आप देख सकते हैं, जिसको आप छू भी सकते हैं। मैंने वैसे फिक्स एसेट जिसको देखा जा सकता है और छुआ जा सकता है। और देख के और छुप के आप बोल देते हैं हाँ ये बिल्डिंग है, ये फर्नीचर है, ये कंप्यूटर है,
तो जिसको छू के देखे आप पहचान लेते हैं तो वैसे फिक्स एसेट को हम बोलते हैं टेंजिबल फिक्स एसेट। इनका फिजिकल शेप होता है, उस शेप के आधार पे हम लोग उसको आइडेंटिफाई करते हैं, तो वैसे फिक्स एसेट्स आर ऑलवेज नोन एज टेंजिबल फिक्स एसेट्स, जो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इनटेंजिबल फिक्स एसेट होता है, माने वैसा फिक्स एसेट जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, ठीक है ना। तो जब जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है तो ना तो उसको हम छू सकते हैं ना देख सकते हैं। लेकिन रियलाइज कैसे कर, पहचानेंगे कैसे, तो बोलते हैं विच कैन नॉट बी सीन एंड टच बट वी कैन फील, वी कैन रियलाइज एज एन एसेट्स। तो वैसे फिक्स एसेट को बोलते हैं इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स। जैसे ट्रेडमार्क आपने नाम सुना, गुडविल, पेटेंट राइट्स, कॉपीराइट्स, ये ऐसे एसेट्स हैं, ऐसे फिक्स एसेट्स हैं जिनको आप छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, फिर भी आप आइडेंटिफाई एसेट्स के रूप में करते हैं, इसलिए इनको इनटेंजिबल एसेट्स कहते हैं। देखिए मैंने कुछ एग्जांपल यूज किया है, आप देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। जो ISI मार्क, ये क्या है, ट्रेडमार्क। तो ये ट्रेडमार्क है, इसको तो पहचान लिए, ISI मार्क से समझ आते हैं, ओ ये ट्रेडमार्क है। इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है नहीं, लेकिन हम लोग इसको क्या करते हैं, फील करते हैं। तो फील करने की चीज होती है, और जो चीज फील करने के लिए होती है तो उनको हम बोलते हैं इनटेंजिबल फिक्स एसेट। आगे जाके डिटेल से आपको बताएंगे ट्रेडमार्क का डिफिनीशन, गुडविल का डिफिनीशन, पेटेंट राइट का डिफिनीशन, कॉपीराइट का डिफिनीशन। ये चारों टर्म का अलग अलग डिफिनीशन है, अलग अलग फीचर्स है, जो नेक्स्ट क्लास में आगे जाके आपके साथ डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम लोग आएंगे मूवेबल फिक्स्ड एसेट्स। मूवेबल फिक्स एसेट का मतलब जिस एसेट को आप एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं। फर्नीचर को, टेबल कुर्सी को जब मन होता है एक क्लासरूम से उठाए दूसरे क्लासरूम में ले गए, तो ये क्या बोला कहलाएगा, मूवेबल फिक्स एसेट कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। ऑफिस इक्विपमेंट है, ऑफिस में रखा हुआ कैलकुलेटर, तो बोलते हैं अरे कैलकुलेटर लेके आ जाओ क्लास में, आराम से आता है, स्टाफ ला के दे देता है। तो कैलकुलेटर जिसको ऑफिस इक्विपमेंट बोलते हैं, तो ये क्या मूवेबल नेचर का हुआ कि नहीं हुआ। कंप्यूटर उठा के ले आओ, लैपटॉप ले आओ, ये भी आपका फिक्स एसेट्स है, इनका मूवेबल नेचर का है। इसको एक जगह से दूसरी जगह पे हम आसानी से मूव कर लेते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं मूवेबल फिक्स एसेट। एंड लास्ट हमारा है इमूवेबल फिक्स एसेट। इमूवेबल फिक्स एसेट का मतलब ही होता है which cannot be shifted from one place to another place easily, और which cannot be shifted also। या तो उसको हम शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, या शिफ्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। जैसे बिल्डिंग, जनरली बिल्डिंग को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अभी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, कभी कभी सुनने को मिलता है, टीवी पे देखने को मिलता है कि जो है एक बिल्डिंग को एक जगह से उठा के दूसरी जगह लिया गया। ये रियर एग्जांपल्स है, प्रैक्टिकल बेसिस पे, डे टू डे बेसिस पे ऐसा नहीं होता है। बिल्डिंग कैन नॉट बी शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आप लैंड को शिफ्ट कर सकते हैं, नहीं। आप पटना में रहते हैं तो पटना में लैंड है, मुंबई चले गए तो आप अपने लैंड उठा के मुंबई ले जाएंगे, नहीं। इसका मतलब क्या हो गया, इमूवेबल नेचर का ये फिक्स एसेट होता है, जो मूव नहीं करता है, वो एक ही जगह पे रहता है, जहां है वहीं रहता है। तो वैसे इमूवेबल फिक्स एसेट्स को हम बोलते हैं, वैसे फिक्स एसेट को हम बोलते हैं इमूवेबल फिक्स एसेट्स। हम देख लेते हैं, आपके साथ और क्या डिस्कस कर लेते हैं। एडवांस एक टर्म से वो डिस्कस कर लेता हूँ। कभी कभी प्रैक्टिकल लाइफ में आप देखोगे, कहीं सामान लेने के लिए जाओगे तो बोला सर हमको अमुक सामान आपसे चाहिए, तो बोलता है कि देखिए ये सामान ला के हम नहीं रखते, आप ऐसा कीजिए पैसे मुझे दे दीजिए, 1000 2000 कुछ पैसे दे जाइए, तो हम आपको सामान मंगवा के दे देंगे। तो उस समय जो आप पेमेंट करते हैं, उसी पेमेंट को एडवांस बोला जाता है। इसलिए हम डिफिनीशन में लिखवाते हैं, द मनी पेड बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन बिफोर रिसीविंग गुड्स एंड सर्विसेज। किसी भी गुड्स एंड सर्विस को प्राप्त करने से पहले, रिसीव करने से पहले अगर आपने पेमेंट किया किसी को, तो वो पेमेंट आपका एडवांस पेमेंट कहलाता है, या आप उसको एडवांस बोलते हैं। जिसको मिला वो भी एडवांस बोलता है,
आप बोलते हैं एडवांस गिवन और वो बोलता है एडवांस रिसीव्ड, लेकिन दोनों के लिए वो टर्म्स क्या होता है, एडवांस ही होता है, जो आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट टर्म्स है पेटेंट राइट्स, ये आपके साथ हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। हमने कल ही कहा था नेक्स्ट क्लास में पेटेंट राइट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, है ना, गुडविल, इसके अलावा हम आपको वाउचर, ठीक है ना, इनवॉइसेस, ट्रांजैक्शंस, इवेंट्स, ये सारे टर्म्स डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ अकाउंटिंग के जो रूल्स हैं जिससे आप प्रैक्टिकल अकाउंटिंग बनाएंगे उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज पहली क्लास है, हम नहीं चाहते हैं कि इतना पढ़ा दें कि आपको लगे कि जो है पता नहीं बाप रे बाप कितना पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। और ये जितनी भी चीजें हैं मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देके समझाने की और पढ़ाने की कोशिश करूँगा, और मुझे लगेगा कि ये चीजें आपको समझ में आती है। जब भी आपको लगे आप नहीं समझे हैं, आपको हमेशा अधिकार होता है कि आप हमसे पूछेंगे। हम अपने स्टूडेंट को हमेशा करते हैं, पिछले 28 साल से मैं अकाउंट पढ़ाता हूँ और मैं हर बार बच्चे को बोलता हूँ जब तक आपको समझ में नहीं आवे आप हाँ मत बोलो, और तब तक पूछो जब तक आपको समझ में नहीं आ जाए। आप 100 बार पूछोगे, मैं आपको 100 बार बताऊंगा, बिना किसी आप पे नाराज हुए, बिना किसी चिल्लाहट जो है गुस्से से, बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी टेंशन के, बिल्कुल हंसते हुए मैं आपको 100 बार बताऊंगा, क्योंकि आप पढ़ने के लिए आए हैं, मैं पढ़ाने के लिए आया हूँ। तो ये दोनों की ड्यूटी होती है कि आप बिना सीखे नहीं जाए, और मेरी ये ड्यूटी बनती है कि मैं बिना सिखाए आपको जाने नहीं दूँ। और दूसरी बात है, हम सब बच्चे को कहते हैं कि आप अपने व्हाट्सएप से हमको क्वेश्चन भेज सकते हैं। जब भी आपको दिक्कत आएगी हम आपको फोन करके आपके व्हाट्सएप पे, आप हम अपने ऐप से आपको इंडिविजुअली गाइड करेंगे और पढ़ाएंगे, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होगी। आज इतना ही, चलिए गुड नाइट, सी यू टुमारो। हम लोग नेक्स्ट डे जो है फिर आपको मिलेंगे, इसी को कंटिन्यू करते हुए कुछ बेसिक टर्म्स और फिर अकाउंटिंग में जो पहला स्टेप है जर्नल एंट्रीज, उसके बारे में बताएंगे।